ये भी तो इसके इफेक्ट को इसको इफेक्ट करने लग जाएगा ना। तो यहां पर एक हमें कंडीशन लेनी होती है कि जो अपना टेस्ट चार्ज पार्टिकल है ना, ये इट शुड बी स्मॉल, और यू कैन से इट शुड बी वेरी स्मॉल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार पूछी जाती है ये। हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं अपने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और अपना आज का जो नया टॉपिक होगा उसका मेन जो कंटेंट है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में जितने इससे रिलेटेड टॉपिक है वो हम आज कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और आज का ये लेक्चर देखने के बाद आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी डाउट है, उसकी क्वांटिटी से रिलेटेड, उसके बेसिक से रिलेटेड, वो सभी डाउट आपके आज क्लियर हो जाने चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके अंदर हम इसकी यूनिट्स की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे, इसकी डायरेक्शन होगा और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में भी हम आज यहां पर बात करेंगे। फिर इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका फॉर्मूला क्या है, वो बात करेंगे। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है जिनको आप सिंपली कहते हो, या फिर उनका एक जो प्रॉपर जो नेम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं हम उनको, उसके बारे में बात करेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। यहां पर ये लेक्चर देखने के बाद में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके जरूर पूछ लें, और नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा या फिर कभी मैं लाइव आकर उन चीजों का जवाब आपको इजीली दे पाऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ओके, तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा आज का वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, जो भी ये जो वीडियो जो लेक्चर आप देख रहे हो, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बताएं दोस्तों को कि यहाँ पर एक रिवीजन पार्ट चल रहा है जो आपका बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स वी विल कवर दिस कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग और बिल्कुल लेटेस्ट एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम ओरिएंटेड आपकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, कि यहां पर आपकी एग्जाम के अंदर जो कोई भी पेपर आ रहा है, जो कोई भी पेपर सेटर है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपका जो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पिछले आए हुए जो पेपर्स है वही पेपर रिपीट होते हैं मैक्सिमम मार्क्स के। अगर आप 80% 85% पेपर अगर आप देखोगे तो रिपीट होता है हमेशा। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आपको लेक्चर के बीच में जो हम बात डिलीवर कर रहे हैं, आपको जो मैं बोले जा रहा हूं कंटिन्यूअसली, वो आपको नोट कर लेना है और उन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि उसके बाहर ज्यादातर पेपर नहीं आता है। बाहर में कोई नया जो पेपर बन के आता है वो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आपका 10 मार्क्स का पेपर होता है 70 में से, जो थोड़ा बाहर के निकल के आता है। रिमेनिंग जो पेपर आपका बिल्कुल इसी के अंदर से निकल के हो जाता है। कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट अगर आप बढ़िया कर लेते हो तो न्यूमेरिकल भी उसी के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो देखो, मैं आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले मैं आपको बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, हम यहां पर बेसिक से चलेंगे और फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते, आगे चलते चलते हमारा इसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इस टॉपिक के पहले हमने कौन सा टॉपिक स्टडी किया था, कौन सा पार्ट हमने देखा था यहां पर, उसकी याद करो। इसके पहले हमने देखा था, इसके पहले जो टॉपिक आता है वो होता है कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है आपके पास Q1 और दूसरा चार्ज है आपके पास Q2। इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है और उस फोर्स के बारे में आपने डिस्कशन किया है, स्टडी किया है, तो आपको यहां तक के बारे में पता है पहले से। ठीक है, तो अगर दो चार्ज एक दूसरे के साथ में रखे होंगे, एक दूसरे के नजदीक रखे होंगे, तो उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसकी स्ट्रेंथ को, जिसकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ काम में लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये आपको ऑलरेडी पता है
और हमने भी हमारे लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कशन किया हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इसके लिए मैं यहां पर एक बार के लिए इस चार्ज को हटा देता हूं और हम केवल इस एक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। क्यू चार्ज है हमारे पास, ठीक है। जब ये अकेला क्यू चार्ज यहां पर इस पूरे स्पेस में कुछ भी नहीं है, इस पूरे स्पेस में कुछ भी नहीं है, और यहां पर कोई भी एक चार्ज है, स्मॉल चार्ज है या कोई भी एक चार्ज है, वो यहां पे आ रहा है, इस चार्ज के ऊपर क्या कोई फोर्स लगेगा? जब यहां पे पहले से कुछ भी नहीं था और आपने यहां पर ये चार्ज रखा था, तो क्या यहां पर कोई एक इस चार्ज के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है क्या? आप कहोगे यहां पे किसी भी टाइप का कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि आसपास में कुछ भी नहीं है। फोर्स लगाने का एजेंट भी तो होना चाहिए ना, फोर्स लगाने की एजेंसी भी तो होनी चाहिए, तभी तो आप यहाँ पे फोर्स लगा पाओगे। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का, कोई भी टाइप का फोर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब ये चार्ज जब आपने यहां पे रख दिया है, अब इसके बाद की मैं बात करूं, यहां पर कोई सेकंड एक और कोई चार्ज है जो यहां पर इसके आसपास में आ रहा है। इसको मैं क्यू नॉट ले लिया या स्मॉल क्यू ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता इस चीज से। एक स्मॉल क्यू चार्ज आप यहां पर लेकर आए, क्या ये बहुत ज्यादा दूर होगा अगर, तो क्या इसके कारण फोर्स लगेगा? आप कहोगे सर अगर ये बहुत ज्यादा दूर होगा तो यहां पर इसके कारण फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो फिर मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको थोड़ा नजदीक ले आता हूं और ये इस रेंज के अंदर रख देता हूं। मैंने इस चार्ज को यहां से ट्रांसफर करके यहां पे रख दिया। अब इनके ये इस जो पहले से जो रखा हुआ चार्ज है कैपिटल क्यू, इस चार्ज के काफी नजदीक आ गया ये। क्या यहां पर अब इस स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा? आप कहोगे सर यहां पर बिल्कुल फोर्स लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि अब जो ये चार्ज है, ये वाला चार्ज इस वाले पहले वाले चार्ज के काफी नजदीक आ गया है, इसकी रीजन के अंदर आ गया है। तो यहां पर अब क्या होगा, इस सेकंड वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले चार्ज ने, इस चार्ज ने अपने एग्जिस्टेंस के कारण, इसके यहां रखे होने के कारण एक ऐसा रीजन बना लिया, एक अपने आसपास में ऐसा माहौल बना लिया, ऐसा क्षेत्र बना लिया, ऐसा रीजन बना लिया, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तो उस चार्ज को एक फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इस चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। किसके कारण लगेगा? इस चार्ज के कारण लगेगा। तो इस पूरे रीजन को, इसने अपने आसपास में जो कोई भी रीजन बना लिया, इस पूरे रीजन को आप क्या बोलोगे? आप इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड से बता सकते हो कि इस चार्ज ने अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो यहां पे फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ये एक क्वालिटेटिव स्टडी है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा मीनिंग क्या है? द रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच इफ अदर चार्ज पार्टिकल कम्स ही इट विल एक्सपीरियंस सम अमाउंट ऑफ फोर्स। बस इतना ही आपको बताना है कि यहां पर वो जो दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि ज्यादा करेगा, या कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये डिफाइन करने के लिए हम काम में लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका हम अब क्वांटिटेटिव डिस्कशन करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता दिया कि कितना होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि a region around a charge particle in which if other charge comes it will experience some amount of force, तो this region is known as a electric field। तो हम यहां पर बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर कितना कम या कितना ज्यादा है, किस मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम फिर से एक चार्ज पार्टिकल को कंसिडर करते हैं कि ये अपना चार्ज पार्टिकल है, किसी भी पॉइंट ए पर रखा हुआ है, और इस चार्ज पार्टिकल को मैंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल क्यू से, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल फोर्स अप्लाई करने वाला है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है, जनरेट करने वाला है। तो इसको मैंने यहां पर नाम दिया है सोर्स चार्ज।
इसको मैं नाम दूंगा सोर्स चार्ज पार्टिकल, और आप बता सकते हो इसको सोर्स चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज आ गई यहां पर कि जो दूसरा वाला चार्ज है, जो दूसरा वाला चार्ज इससे थोड़ी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, स्मॉल क्यू, इसको हम बात करेंगे, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक केवल टेस्ट करने के लिए आ रहा है कि यहां पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट भी कर रहा है क्या, तो इसको हम बोलेंगे यहां पर टेस्ट चार्ज। और इस जगह पे, इस पॉइंट पर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना अगर चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी वैल्यू अलग होगी, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू अलग होगी, इसके नजदीक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू अलग होगी, या बहुत ज्यादा दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या जो फोर्स लगाएगा, यहां पे मैं बात करूं अभी तक फोर्स लगाने की, ठीक है, यहां पे अलग फोर्स लगाएगा, यहां पे अलग लगाएगा, यहां पे ज्यादा दूर होने पर अलग फोर्स लगेगा, तो इन सब जगह पे अलग अलग फोर्स लगाएगा, और इनको मेजर हमें करना है अगर, तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को थोड़ा स्टैंडर्ड बना देंगे, इसकी वैल्यू को हम यहां पर फिक्स कर देंगे। तो जो Q है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया, और वो कितनी, +1 कूलाम, +1 कूलाम चार्ज हमारे पास है, जो टेस्ट चार्ज के लिए हम काम में ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम यहां पर कुछ डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हमें कुछ पता होना चाहिए कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या है, कि किसके ऊपर हमने टेस्ट किया है, ठीक है। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड इसने एक रीजन क्रिएट किया है, उस रीजन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो, और उस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सिंपल सी बात है, ये एक जनरल वे हो गया, जनरल डिस्कशन हो गया। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो अगर आपने इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल बना दिया, तो अब ये जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी भी पॉइंट पर, उस फोर्स की वैल्यू को आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सिंपल सी बात इतनी है। इसको अगर हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिखा मैंने, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट, या जिस पॉइंट पर भी ये आप कैलकुलेट करोगे, जिस पॉइंट पर भी आप इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। क्या क्या, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या आ गई, ये आ गई इसकी डेफिनेशन से कि E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, Q क्या है यहां पे, टेस्ट चार्ज पार्टिकल। अब यहां पर इस फॉर्मूला के अंदर अगर मैं ये रख देता हूं, इफ Q इज इक्वल्स टू +1 कूलाम, मेरे को +1 कूलाम क्यों रखना, केवल 1 कूलाम भी तो रख सकता हूं, वो स्पेशली इसलिए डिफाइन कर रहा हूं मैं कि हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इसलिए हमें स्पेशली इसको 1 कूलाम चार्ज पार्टिकल रखना जरूरी है। अगर आपने इसको +1 कूलाम रखा है तो E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, और अगर आप Q की वैल्यू +1 रख रहे हो आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर E इज इक्वल्स टू F अपॉन 1, तो आप यहां पर E इज इक्वल्स टू F बना दोगे। दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह पे क्या हो गया, F के जस्ट बराबर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें, देखो एक जनरल, ये तो मैंने इसकी डेफिनेशन बताने के लिए बता दिया आपको, और आपको बोर्ड एग्जाम्स में अगर डेफिनेशन पूछी जाती है 1 मार्क्स से भी कभी कभार आ जाती है, तो आपको इसी तरीके से बताना है। लेकिन इसका एक एडवांस लेवल में आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन तो बहुत ही आसान पेपर देने की जगह पूछा जाता है, यहां पे जनरली नहीं होता। इसका एक जो आने वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो अभी बात करेंगे हम, क्या कि जैसे ये वाला सोर्स चार्ज पार्टिकल जो है, इसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा होगा, ये अगर स्ट्रांग होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, स्ट्रांग होगा तो ज्यादा
ये अगर कम होगा तो कम फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हम टेस्ट चार्ज की बात करें कि आपके पास ये तो सोर्स चार्ज है और ये किसी भी पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये ए पॉइंट है और यहां पर पी पॉइंट है। पी पॉइंट पर इस क्यू चार्ज के कारण कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो आने वाला जो चार्ज है यहां पे स्मॉल क्यू, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब मैं आपको यहां पर एक बात बता देता हूं कि आपके पास जो एक क्यू चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू कितनी है, +1 हमने कंसिडर करी थी। क्या यहां पर अगर टेस्ट चार्ज पार्टिकल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, बड़ी वैल्यू अगर हो जाती है, तो क्या ये किसी भी पॉइंट पर या इस पॉइंट पर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही रहा है, ये जो क्यू है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही रहा है, क्या अपना ये क्यू जो स्मॉल क्यू है टेस्ट चार्ज है ये भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा यहां पे? ये भी तो इसके इफेक्ट को, इसको इफेक्ट करने लग जाएगा ना। तो यहां पर एक हमें कंडीशन लेनी होती है कि जो अपना टेस्ट चार्ज पार्टिकल है ना, ये इट शुड बी स्मॉल और यू कैन से इट शुड बी वेरी स्मॉल, आइडियल केस के लिए। तभी हम यहां पर सही तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तभी हमें यह पता चलेगा कि जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो केवल और केवल इसके कारण है। तो इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा इसके रिप्रेजेंटेशन में करेक्ट करते हैं हम। क्या हमारे पास यहां पे फॉर्मूला बन जाता है बाद में, E इज इक्वल्स टू लिमिट Q टेंड्स टू 0। ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है इसकी लिमिट हमने 0 प्लेस कर दी है और अब हमारे पास क्या हो गया, F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सही जो फॉर्मूला है वो ये होता है। अब यहां पर हम मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप यहां पर अगर आपको सेम जगह पे अगर वेक्टर अगर मिल जाता है, E के साथ वेक्टर, F के साथ वेक्टर अगर मिल जाता है तो भी ये ऐसा ही रहना है, ठीक है। अब यहां पर आपको ये बताना है कि इस स्मॉल लिमिट Q टेंड्स टू 0 का क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज इन द एक्सप्रेशन भी देंगे वो, आपको ये बोलेंगे इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट Q टेंड्स टू 0। तो आपको ये बताना है इसके अंदर वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज स्मॉल q should be very small so that it cannot affect the value of electric field or magnitude of electric field at any point of electric field region, या electric field का जो region है उसके अंदर वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल इफेक्ट ना कर दे उसको, इससे हमें बचना चाहिए। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर समझना है कि ये लिमिट Q टेंड्स टू 0 क्यों हुआ। लेकिन फिर भी एक डाउट आ जाता है कि जब हमें यहां पर लिमिट Q टेंड्स टू 0 लेना है तो आपने तो पहले इसको स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में 1 कूलम चार्ज कर दिया, वो हमने सिर्फ डेफिनेशन बनाने के लिए किया है, डेफिनेशन बताने के लिए किया है कि जो स्टैंडर्ड कोई चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा वही तो पता चलेगा। इसको आप थोड़ा इस तरीके से देखो कि आप जब स्कूल में स्टडी करते हो, पढ़ते हो, तो प्राइवेट स्कूल्स में बहुत बार होता है कि टीचर्स चेंज होते हैं, और टीचर्स अगर चेंज होते हैं तो कई बार आपने देखा होगा डेमो के लिए कोई टीचर्स आते हैं, वो 1 घंटे आपको 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना भी डेमो होता है वो आपको डेमो में पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कुछ भी कोई टॉपिक लेकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो भी आपके खुद की पुराने जो टीचर्स है वो आके जब आपको पूछते हैं कि भी टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, तो सारे बच्चे एक साथ थोड़ी बोलते कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, या सारे बच्चे ऐसा भी नहीं बोलते कि बहुत खराब पढ़ा रहे हैं। तो वो जनरली क्या है, 2-4 बच्चों को आपकी क्लास के पढ़ने वाले बच्चों को, बुकिस्ट बच्चों को एकदम पूरा नजर में रखते हैं पुराने टीचर। उनको पता है ये 2-3 बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं, इनको पता है कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, और बाकी जो बैक बेंचर्स है जो पीछे बैठे हैं जो मस्ती करने के लिए आ रहे हैं उनको थोड़ी, वो तो यही कहेंगे खराब पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। और जो मस्ती करने वाला टीचर आ जाएगा, जो मजाक सुनाने वाला आ जाएगा, जोक सुनाने वाला आ जाएगा, वो उसके लिए बढ़िया बताएंगे। तो वहां पर ऐसे नहीं पूछा था हर किसी को, जो स्टैंडर्ड है जिसके कारण आप इनवेरिएबल एक रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। इनवेरिएबल मतलब जहां पे थोड़ा कांस्टेंट होने का, वाजिब होने के चांस ज्यादा होते हैं, उस जगह पे आप क्या करते हो,
रिजल्ट पूछते हो, तो यहां पर जो 1 कूलम चार्ज है ना, ये आपको हर जगह सेम रिजल्ट देगा। इसलिए हमने क्या किया, डेफिनेशन बनाने के लिए इसको यूज किया है, और एक्चुअल में जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल में जो चार्ज है इसकी वैल्यू काफी स्मॉल होनी चाहिए, लिमिट q टेंड्स टू 0, और ये आपका बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है। अब हम इसके बाद इसके आगे बात करते हैं। मैंने आपको यहां पर अभी डेफिनेशन बता दी है, अब इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप यहां पर एक चीज देखना, जो इस जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है ना, वो ई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसको शॉर्ट में जो लिखते हैं वो ई फील्ड लिख देता हूं डायरेक्ट, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की बजाय हम इसको ई फील्ड लिख देते हैं, और वो स्टैंडर्ड है। आप इसको आराम से कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई इसको मना नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो यूनिट के लिए आपको पता है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और ये कुलाम, तो इसकी एक यूनिट तो ये हो गई न्यूटन पर कुलाम। एक यूनिट तो सिंपल सी है, न्यूटन पर कुलाम इज ऐसा यूनिट ऑफ या डेराइव्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और यूनिट होती है जिस यूनिट का पता आपको सेकंड चैप्टर में चलेगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूं। एक यूनिट होती है इसकी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यहां से न्यूटन पर कुलाम है, और एक इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको यहां पे आपको समझ के चलना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला और ये सब करने से क्या है आपके लिए, या डायमेंशंस लिख दो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके कंपटीशन में भी काम आता है, अब जो आपके यहां पर भी बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आ सकता है। तो देखो यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए फिर से वो फॉर्मूला पता करना है जिसकी डायमेंशंस आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर देना है। तो फोर्स की हमें पता है, चार्ज की हमें पता है, दोनों इजी इजी है, तो आगे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, m1 l1 t-2, एफ क्यू का होता है a इंटू टी। तो आपके सामने क्या आ गया, m1 l1 t-3, क्योंकि नीचे का एक और ऐड हो गया यहां पे नेगेटिव में, और a -1। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सी चीज है, तो ये आपको अब यहां पर बिल्कुल पता होना चाहिए, अब यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो हमें एक दो डेरिवेशन करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम चलने देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल होता है ना, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, उसका फॉर्मूला हम डेराइव कर लेते हैं, और बहुत ही छोटा सा और बहुत इजी फॉर्मूला है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो सबसे पहले हम यहां पर कंसिडर करते हैं, लेट कंसिडर अ सोर्स चार्ज पार्टिकल, जिसका चार्ज कितना है, कंसिडर है पॉजिटिव सोर्स चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q at point A, and electric field is to be found at a distance r at point P. Okay, electric field is to be found at point P which is located at distance r from A. सिंपल सी बात है कि आपके पास, आपने कंसिडर किया है सबसे पहले एक कैपिटल Q चार्ज पार्टिकल कंसिडर किया है, A पॉइंट पर है, और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और ये जो सोर्स चार्ज पार्टिकल है, ये क्या है, एक टाइप का पॉइंट चार्ज है। इसका पॉइंट है जिसकी कोई लेंथ या कोई शेप या कोई विड्थ ऐसा कुछ नहीं होता, केवल पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर रखा होता है। ठीक है, तो ये है।
अब इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल के कारण पी पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल कंसिडर कर लेंगे क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज पार्टिकल कंसिडर कर लिया क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट यहां से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये लिखो, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू कैपिटल क्यू कितना होगा, F इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सा है, कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ से आ जाता है ये, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया यहां पे। और अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन का फॉर्मूला अभी आपने लिखा था, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। अगर आप यहां पर लिमिट भी रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, अगर आप इसको लिमिट के साथ फॉर्मूले को रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। कैसे, लिमिट Q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q, और यहां पे जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल वो Q नॉट है, तो आप इसको Q नॉट भी लिख सकते हो कि भाई इसकी जो लिमिट है वो आप यहां पर लगा दोगे। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब फोर्स की वैल्यू रख दो यहां पे, केवल फोर्स की वैल्यू आप जब रख रहे हो, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 और F की वैल्यू क्या हो गई, के Q नॉट कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फोर्स हो गया, और अपॉन में ऑलरेडी पहले से Q नॉट बैठा है नीचे, Q नॉट बैठा है नीचे। अब Q नॉट से आप यहां पर देख सकते हो, Q नॉट से Q नॉट का आपने कैंसिल आउट कर दिया, और अब रिमेनिंग जो फॉर्मूला वो आप यहां पे लिख दो। और अब रिमेनिंग का आपने क्या करना है, जहां पर भी Q नॉट बचा हुआ है उसकी जगह आप 0 रख सकते हो, लेकिन Q नॉट तो बचा ही नहीं है तो इस लिमिट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अब आगे, ठीक है। तो आपने यहां पे लिख दिया कि Q अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का ये फॉर्मूला हो गया। और यहां से आप देख सकते हो E इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। E इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके सामने आ गया, सिंपल सा। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर आपके सामने कम होती जाएगी। तो ये आप इस तरीके से इजी वे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने डेराइव कर लिया फॉर पॉइंट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल की हेल्प से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहां पर इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि आपने यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल अभी कंसिडर किया था, ठीक है ना। और दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है ये तो हमेशा आपको +1 कूलाम या +1 कूलाम में रखना ही है, ठीक है। जो आपने स्मॉल क्यू जो आप कंसिडर करते हो ना, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये तो हमेशा आपको +Q रखना है, और ये आपके पास डिस्टेंस R है। अब आप डायरेक्ट सी एक बात बताओ मुझे कि इस Q पे जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये प्लस चार्ज पार्टिकल है, सोर्स हमने अभी कंसिडर किया है प्लस, तो टेस्ट तो हमेशा ही प्लस रहेगा, ध्यान रखना। तो इसके कारण यहां पे लगने वाला फोर्स हमेशा रिपल्सिव फोर्स होगा, जो कि इसके जो इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर है या जो ज्वाइन करने वाले जो लाइन है उसके अलोंग होगा अवे, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे। और अवे भी कैसे, रेडियली।
अवे फ्रॉम चार्ज, जो आपका चार्ज पार्टिकल है ना उससे दूर की तरफ होगा। रेडियली का मतलब हो गया कि अगर आप इसको यहां पर लेकर सर्कल बनाओगे या स्फेयर बनाओगे तो सर्कल के रेडियस के अलॉन्ग होगा और अवे होगा दूर, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर यहां पर पॉइंट चार्ज की जगह कोई प्लेट होती तो परपेंडिकुलर अवे होता, सिंपल सी बात है। रॉड होती परपेंडिकुलर अवे होता, इस तरीके से। तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, सिंपल सा याद रखो। रेडियली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप अवे फ्रॉम द चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और अगर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर होगा तो आप देखो, अगर यहां पर मैं एक दूसरा केस कंसिडर कर लेता हूं, ये आपके पास नेगेटिव सोर्स चार्ज है और आपके पास जो टेस्ट चार्ज है ना वो तो हमेशा +1 कूलम चार्ज रहेगा, जो क्यू रहेगा ये। तो इसके पास आप देखो जो लगने वाला फोर्स किधर लगेगा, इस पे, ये इस +q चार्ज को, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ना ये अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करने का फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में लगने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर अब टुवर्ड्स चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स चार्ज। रेडियली टुवर्ड्स चार्ज होता है या टुवर्ड्स चार्ज हो जाएगा। पहले वाले में अवे पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होती है और नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स होती है। अब पॉइंट चार्ज पार्टिकल है तो इसकी डिस्टेंस के अलोंग टुवर्ड्स हो जाएगा। और अगर पूरी शीट है इस तरह की, बोर्ड की तरह अगर कोई शीट है, प्लेन शीट है, तो परपेंडिकुलर टुवर्ड्स शीट हो जाएगा। वायर है तो परपेंडिकुलर टुवर्ड्स वायर हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास टॉपिक्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसकी डायरेक्शंस बताते जाऊंगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो यहां पर ये इसकी चार्जेस की डायरेक्शन की बात हो गई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है पॉइंट चार्ज के कारण, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स होगा, सिंपल। इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहां पर आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है यहां पर, अगर मैं इस फॉर्मूला के अंदर, ये आपके पास जो फॉर्मूला है इसके अंदर F/Q, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरीके का आप ये कह सकते हो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया होता है ना उसका मैग्नीट्यूड ही एक तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वो फोर्स एक स्पेशल चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है ना, वो होता है स्पेशल चार्ज। कौन सा, इसको अगर आप 1 कूलम चार्ज अगर आप लिख देते हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यही इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि नेट फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल एट ए पॉइंट या एट ए रीजन। तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो जाएगा, ठीक है। इट इज नथिंग बट ए फोर्स, और ये एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर एडिशन के लॉस को ये फॉलो करता है। और अगर मल्टीपल चार्जेस के कारण अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फाइंड आउट करते हो तो मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कैलकुलेट करेंगे। और अलग अलग जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे जो अलग अलग चार्जेस के कारण होंगे, इंडिविजुअल चार्जेस के कारण, उनका सबका आप वेक्टर सम कर दोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। अब हम आगे बात करते हैं क्या है, अब है हमारे पास
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से इसकी जो प्रॉपर्टीज है वहां से आपके पास एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, ये आपको कुछ तो नाम से पता चल रहा है। अब मैं आपको पास यहां पर डिफाइन कर देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी कर्व विच रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट और इन अ रीजन। सिंपल सा इतना ही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे हम अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं। अगर मैंने आपको कोई भी एक ऐसा बनाया कि आपको किसी पेज में कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करना है या कंप्यूटर को बनाना है, आपको बता रहा हूं मैं, अगर आपको किसी को एक मेल जो पुरुष है उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप वहां पे इजीली डायग्राम बना सकते हो कि ये आदमी है, इसका चित्र है। ये कंप्यूटर बना रहे हो तो कंप्यूटर का चित्र बना के बना सकते हो, ठीक है। पेड़ को बनाना है तो उसका चित्र बना सकते हो। अगर मैं आपको बोल देता हूं कि आपको ऐसा डायग्राम बनाना है जहां पे आपको रिप्रेजेंट करना है एक आदमी एक मौसम अच्छे ठंडे मौसम के अंदर बैठा है और वहां पे बहुत अच्छी तरीके से हवा चल रही है, ठीक है, तो जब हवा के चलने को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो वहां पे आप कुछ एरो वगैरह लगा के कुछ भी आप अपना इमेजिनेशन, अलग अलग लोगों की अलग अलग इमेजिनेशन होती है, तो वहां पे कुछ एरो वगैरह जैसा कुछ बना के आप वहां पे बना सकते हो, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से हम यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें दिखाई नहीं देती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ ऐसा तरीका निकाला है, ऐसा तरीका बताया है साइंटिस्ट ने कि इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट तो कर दिया हमने कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज करके, तो फिर उसके मैग्नीट्यूड को भी बता सकते हैं हम कि भी कहीं पर ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो, स्ट्रांग हो, कहीं पर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो, कम हो, तो उनको भी डिफाइन करने के लिए वहां पर एक रिलेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स को काम में लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नथिंग बट ए इमेजिनरी कर्व विच कैन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड और आप कह सकते हो स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड की वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकती, लेकिन वो नियर बाई स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ बता देती है कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बना सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे, तो यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी स्ट्रेंथ को बता सकते हो, उसकी डायरेक्शन को बता सकती है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। बनती कैसे है ये, यहां पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम यहां पर बात करेंगे। तो इसके लिए आप देखो, जैसे यहां पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज आप समझोगे उसके साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी भी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है ये भी समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है। तो इस तरीके से बना सकते हो आप, यहां पर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो आप पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज की तरफ आप डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इधर भी निकलेगी और नेगेटिव पे एंड होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से भी आएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से भी निकलेगी और ये इधर पे एंटर भी करेगी, इधर से भी एग्जिट, इधर से भी एंटर करेगी। जो चार्ज पार्टिकल या चार्ज सब्सटेंस होगा, सरफेस होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलनी चाहिए। तो ये इनको जब आप मैच करोगे तो ये इस तरीके से बनेगी वहां पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और अगर मैं निकालूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू द नेगेटिव चार्ज। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हो। तो अगर सिंगल चार्ज है, केवल पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, तो क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाएगी और इंफिनिटी पे जाके एंड हो जाएगी। पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाएगी और इंफिनिटी पे जाके एंड हो जाएगी, इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, केवल जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है कि जब पॉजिटिव से स्टार्ट होकर एंड करने वाला कोई नहीं है तो इनफाइनाइट पे जाके ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगी, वहां पे अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। और अगर नेगेटिव है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स टू द इंफिनिटी। और अगर केवल नेगेटिव चार्ज है आपके पास तो दे स्टार्ट्स एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रहा उनका नेगेटिव चार्ज के ऊपर। इस तरीके से आप यहां पर नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो प्लॉट कर सकते हो, सिंपल। ये इसकी प्रॉपर्टी है स्टार्ट और एंड के लिए। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू द नेगेटिव चार्ज। अगर सिंगल चार्ज का केस है, स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू द इंफिनिटी। और इस वाले नेगेटिव वाले में स्टार्ट एट इंफिनिटी और एंड टू द नेगेटिव चार्ज। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो इसके स्टार्ट होने के और इसके एंड होने के बारे में बता रही है। फिर हमारे पास है यहां पर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, दे डोंट हैव सडन ब्रेक और एब्रप्ट डायरेक्शनल चेंज। ये हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होती है। ठीक है, दे आर कंटिन्यूअस कर्व। क्यों होती है कंटिन्यूअस कर्व? क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की खुद की जो वैल्यू है वो भी एब्रप्टली चेंज नहीं होती है, वो भी हमेशा धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो वहां पर भी एब्रप्ट चेंज नहीं होगा, कंटिन्यूअस कर्व होगा और कहीं पर भी सडन ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कभी भी एब्रप्टली सडनली जीरो नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बना रहे हो तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूरे रीजन में है और यहां पर बीच में अचानक से आपने यहां पर खाली छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एक कंटिन्यूअस कर्व बनाएगी जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, अब यहां पर जैसे बीच में कोई दूसरा चार्ज इंसर्ट कर जाता है तो फिर वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी उसके अकॉर्डिंग अपने को धीरे धीरे चेंज कर लेगी, लेकिन कभी भी कंटिन्यूअसली सडन ब्रेक नहीं आता इसके अंदर। फिर इसके बाद है थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार पूछी जाती है ये, टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, ये आप ध्यान रखना। कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या दो से ज्यादा होगी वो भी नहीं करेगी। जब दो ही नहीं करेगी तो दो से ज्यादा भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी इसका भी रीजन बताऊंगा। सपोज आपके पास एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अपने आप उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। तो यहां पर आपके सामने क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और हर पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। अब आपके सामने दूसरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन और आ गई और वो आपको इस डायरेक्शन में ऐसे बता रही है। तो यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या हो रहा है, इसके कहने के अनुसार तो इसके कहने के अलोंग तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और एक यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई कहां पर, एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो ये फिर पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पर टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके,
It is not possible to have two different electric field directions at a single point. That's why we don't have intersected electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटरसेक्शन वहां पे नहीं होगा. तो ये यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी. और एक चीज बात, यहां पे आपने जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टार्टिंग को जब आपने देखा है तो हमने क्या बात करी, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू द नेगेटिव चार्ज. तो इसका मतलब एक प्रॉपर्टी और निकल के आ गई इसकी, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है. दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू द नेगेटिव चार्ज. सीधा सा ये है, आपके पास स्टार्ट पॉजिटिव से होगी और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगी. और अगर आपके पास सिंगल चार्ज है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी से खत्म हो जाएगी. तो इस तरीके से आपके पास यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है. तो क्लोज लूप कौन बनाता है, ये बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो फिर हमेशा क्लोज लूप बनाती है, वो ऐसे खाली नहीं रहती. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक क्लोज लूप, वो हमेशा ओपन रहती है, एक जगह से ही स्टार्ट होके दूसरी जगह पे जाके खत्म हो जाती है. ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, आपको हमेशा ध्यान रखना है. फिफ्थ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना हमेशा अपनी लेंथ के अलोंग हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करती है. वो हमेशा उनमें लेंथ के अलोंग एक सिकुड़ने की कोशिश करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी. उसी वजह से ही टू ऑपोजिट चार्जेस के कारण ऑपोजिट चार्जेस के अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स मिलता है आपको. जैसे आपके पास क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज है ये, एक नेगेटिव चार्ज है ये, तो यहां पर ऑपोजिट लाइन बनेगी. तो ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. अब ये क्या है, हमेशा अपने ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ के अलोंग हमेशा खींचेगी एक दूसरे को, और खींचेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी. और इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ऑपोजिट हो गए. ऑपोजिट चार्ज जो हो गए यहां पे, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर. ठीक है, तो यहां पर ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सिमिलर चार्ज जो होंगे ना उनके लिए भी इनकी प्रॉपर्टी है क्या, ये लेटरली एक दूसरे को या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है. जैसे अगर यहां पर अगर सेम चार्जेस की मैं लाइंस प्लॉट करता हूं तो यहां पर ये इस डायरेक्शन में निकलेगी तो ऐसे तो होगा नहीं, इंटरसेक्ट ये करेगी नहीं. तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर ये बनेगा, इस इनकी जो लाइंस बनेगी ये ऐसे इस तरीके से बनेगी. ये हो गया, सेम सिमिलर चार्जेस है ना, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी. ये मैंने जो आपके सामने यहां पर जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहां पर केवल प्लॉट कर रहा हूं. ठीक है, अब बनने को तो बहुत सारी बनेगी. शेप भी थोड़ा ये गड़बड़ हो गया. अब पीछे की जितनी भी है ना उनसे हमें मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर जब ये बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है लेटरली एक दूसरे के ऊपर, यहां पर इस लाइन पे एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएगी. जब ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएगी सेम चार्ज वाली लाइंस, इसीलिए सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अगर आप यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज करोगे ये रिपेल करेंगे, या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज करोगे आप वो भी यहां पर आपके सामने रिपेल करेंगे. तो ये सेम चार्जेस
रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, धक्का देंगे। तो ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपने क्या बना दी, इसमें एक अच्छे से इसको समझ के आपने इसकी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है वो आपने डिस्कस कर ली। इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए बहुत सारे फिनोमेना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये जो पूरा कंप्लीट चैप्टर आएगा, थ्रू आउट द चैप्टर हम काफी सारी प्रॉपर्टीज इसकी काम में आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक और इंपॉर्टेंट है, जहां पे जिन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पर डेंसर फील्ड लाइंस होगी। डेंसर का मतलब नंबर्स उनके ज्यादा होंगे, नजदीक नजदीक होगी एक दूसरे के। और अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये क्या होगी, रेयरर होगी, रेयरर फील्ड लाइंस होगी। ये आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। ठीक है, अगर मैं जैसे मान लो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहां पर मैं पॉइंट चार्ज के कारण बना दूं, पॉइंट चार्ज के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं इस तरीके से। तो देखो यहां पर इस एरिया में बात करूं, इतने से एरिया में 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, चार्ज इतना ही है लेकिन इतने से एरिया में 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जबकि आगे जाने पर पता चलेगा यही 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो इतने बड़े एरिया में फैली हुई है, तो डेंसिटी कम हो गई। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, आपको दोनों तरफ से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखकर भी आप बता सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग है। और दूसरा अपने फॉर्मूले से भी आ जाएगा कि Q अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर वीक हो गया, इसकी वैल्यू कम हो गई, यहां पर भी आपको पता चल रहा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो उसकी डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड या उसकी स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बता देगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर एक से ज्यादा चार्जेस है तो वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करना है वो हम यहां पर डिस्कशन करेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहला पार्ट है मेरे पास सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्ज है केवल, उसके लिए हम बात करेंगे। तो देखो मैं आपको यहां पे अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, यहां पर हम इसका एक सिंपल सा स्टडी करेंगे। ये आपके सामने रेफरेंस फ्रेम है और यहां पर इसके अंदर एक अपने पास चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, अब इसके पोजीशन वेक्टर वगैरह इन सब की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे। इन दोनों के कारण, इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ये रहा। Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, ये रहा। ठीक है, ये अपने पास R1 डिस्टेंस है, ये अपने पास R2 डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो अब यहां पर आपके पास ये जो पॉइंट है ये पॉइंट O पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, तो डिस्टेंस को हमने इस पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख दे कि यहां से वहां तक का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ये पोजीशन वेक्टर है 1O और ये वाला पोजीशन वेक्टर है 2O। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास यहां पर इसका, इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर। अब हम यहां पर बात करेंगे E1 एंड E2 की। तो E1 एंड E2 क्या आ गया, E1 इज इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R 1 नॉट स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है R1 नॉट की तरह ही है, R1 नॉट कैप इसकी डायरेक्शन होगी। और E2 ये वेक्टर होगा
के Q2 अपॉन R 2 नॉट स्क्वायर R 2 नॉट कैप। सिंपल। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो आपके पास आ गई, लेकिन इसका अब नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इसको कॉपी करना पड़ेगा, ये यहां पे E2 का कॉपी हो गया, और अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट को और इसके एंडिंग पॉइंट को मिला देंगे, और ये यहां पे हो जाएगा E1। और ये सब कुछ किस में है? वेक्टर में है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो होगा ना ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वेक्टर R या E नेट, ऐसे भी समझ सकते हो। तो R वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, दोनों का वेक्टर एडिशन आप करके सॉल्व कर सकते हो। यहां पर आप वैल्यू रख के करो, अच्छी बात है, इसको यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट इसका डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कि Q1 अपॉन R 1 नॉट स्क्वायर R 1 नॉट कैप प्लस के Q2 अपॉन R 2 नॉट स्क्वायर R 2 नॉट कैप। खत्म बात। ओके, ये आपका नेट इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, के कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पर मल्टीपल चार्जेस ले रहा हूं, दो से भी ज्यादा अगर कंसिडर कर लूं तो क्या हो जाएगा? दो से ज्यादा चार्ज कंसिडर करने पर सबसे पहले अपन रेफरेंस फ्रेम लेंगे। तो रेफरेंस फ्रेम ले लिया मैंने ये, तो यहां पर अपने पास ये रेफरेंस फ्रेम है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 Q3 एंड अप टू Qn, और इन सब को मिक्स करके यहां पर हमारे पास हो जाएगा पॉइंट O, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो आगे ये हो गया हमारे पास इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो स्ट्रेट लाइन ही बना लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इसके कारण हो गया यहां पे, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसके कारण हो गया इस जगह पे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसके कारण हो गया इस जगह पे। ठीक है, अब इनके नेमिंग कर देते हैं। E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर अप टू En। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इसके रेस्पेक्ट में R1 नॉट वेक्टर, R2 नॉट वेक्टर, R3 नॉट वेक्टर, Rn नॉट वेक्टर। अब आपको E1 E2 E3 E4 E5 सबकी वैल्यू रख दो, और सबकी वैल्यू रखने पर आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगा। कैसे? देखो, तो ये सेकंड पार्ट है फॉर सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, नोट कर दिया है। अब आगे देखो, तो ये होगा अपने पास सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस के लिए, वहां पे हमने सब कुछ नोट कर लिया। अब इनकी अलग अलग वैल्यू रखते जाओ। E1 इज इक्वल्स टू के Q1 अपॉन R1 नॉट स्क्वायर R1 नॉट कैप। E2 इज इक्वल्स टू के Q2 अपॉन R2 नॉट स्क्वायर R2 नॉट कैप। E3 इज इक्वल्स टू के Q3 अपॉन R3 नॉट स्क्वायर R3 नॉट कैप डैश अप टू En के Qn अपॉन Rn नॉट स्क्वायर Rn नॉट कैप। ये चारों अलग अलग लिख दिया आपने। अब इसके बाद इनका नेट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो नेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
उनका सबको क्या है, इसके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बनाना है। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एट ए पॉइंट विल बी वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट द पॉइंट, कि अलग अलग पॉइंट चार्जेस के कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रहे हैं उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम का आप यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। सिंपल है, तो आप यहां पर वैल्यू रख दो। पहले यहां पे आप लिख लो E वेक्टर नेट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 अप टू En, इस तरीके से आ जाएगा। और फिर इसके बाद आप ये कर सकते हो कि E इज इक्वल्स टू E नेट इज इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R1 नॉट स्क्वायर R1 नॉट कैप K Q2 अपॉन R2 नॉट स्क्वायर R2 नॉट कैप प्लस K Q3 R3 नॉट स्क्वायर R3 नॉट कैप प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में आप लिख सकते हो K QN अपॉन Rn नॉट स्क्वायर Rn नॉट कैप, इस तरीके से। अब आप यहां पर सब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो और बाकी आप नेट अंदर शॉर्ट में लिख दो। कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ K आ रहा है, बाकी सबको समेशन के अंदर K बाहर आ गया। तो सबसे पहले Q जो चेंज हो रहा है ना उसको I और J में लिखते हैं। जो चेंज हो रहा है यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4, तो ये आ गया QI अपॉन RI। जो कॉन्स्टेंट है नॉट 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 यहाँ पे, तो ये नॉट RI नॉट स्क्वायर और RI नॉट कैप, और I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर N तक हो गया। ये आपके पास मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा ये डेरिवेशन है। लेकिन ये जो डेरिवेशन है एग्जाम में इस टाइप का डेरिवेशन बहुत ही कोई दिन खराब होते हैं या कोई माइंड खराब है पेपर सेटर का तो ही दिया जाता है, अदरवाइज ये नहीं देते ये इस टाइप का, ठीक है। और इसके पहले ये जो बताया है ये मैंने बताया कि आपको जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ना तो वो किससे आता है, वो आपका वेक्टर सम कैलकुलेट करना होता है। तो यहां पे आपने पहले 2 का कैलकुलेट किया वेक्टर सम, तो यहां पर भी पहले इन 2 का वेक्टर सम होता है। ओके, इन दोनों का वेक्टर एडिशन कैलकुलेट करोगे E1 एंड E2 का, इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा उनका E3 के साथ होता है एडिशन, फिर जो रिजल्ट निकल के आता है उसका E4 के साथ, ऐसे कंटिन्यूअसली चलते जाता है। तो इस तरीके से वेक्टर सम को सोल्व करते हैं। और जो एल्जेब्रिक सम है उसमें तो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर दिए, नेगेटिव नेगेटिव ऐड कर दिए, रिजल्ट निकाल दिया सारा, ऐसा कुछ आता है। तो आज के जो टॉपिक है अपना, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर इतना ही करेंगे। अब आगे अपना जो होगा पार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पार्ट होगा, या फिर अपन इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम आज के लेक्चर में इतना ही। और इस लेक्चर में कोई भी आपके डाउट रहा हो, कोई एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत रही हो तो आप जरूर बताएं, उसको हम और ज्यादा आगे अच्छे से करके, या आपका कोई डाउट होगा उसको सोल्व करके खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।